मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हेली से पहले पहाड़ पर चढ़ जाता है। हेली उसे भी ऊपर खींचने को कहती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक रिच उस चट्टान के किनारे गिर जाता है। जैसे ही हेली उसे देखती है उसके चेहरे पर रिच का खून गिरने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी कोई रिच को उठाकर नीचे फेंक देता है और हेली को ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी रस्सी को काट देती है और एक चट्टान पर पकड़ बनाने की कोशिश करती है, परंतु उसकी पकड़ नहीं बन पाती और वो नीचे रिच के सामने गिर जाती है। रिच को मरा देख हेली का बुरा हाल हो जाता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर उसे कोई घसीट कर ले जाता है और वो चलाती ही रह जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ टी फॉर्म लोगों का हाथ है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर उसे जाम लगा मिलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर से जाम का कारण पूछता है। फिर वो बताता है यहाँ से 5 मील दूर एक ट्रक पलट चुका है, इसलिए ब्लॉक खुलने में कुछ घंटे लग जाएंगे। क्रिस वहाँ इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वो फोन करके किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसका फोन का सिग्नल चला जाता है। उसे गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो उसकी तरफ अपनी कार मोड़ लेता है। उस गैस स्टेशन के पास बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी जो बड़ी अजीब चीज थी, क्योंकि वहाँ मीलों तक कोई भी नहीं था। वहाँ जाकर फोन ट्राई करता है पर वो भी खराब पड़ा था। वो वहाँ के मालिक से मदद मांगता है पर वो किसी काम का नहीं था। वो वहाँ एक मैप को दिखाता है। उसे एक बियर माउंटेन नाम का सड़क दिखाई देता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलता दिख रहा था। वो कार में बैठकर उस सड़क की तरफ निकल जाता है। आगे जाकर उसके सामने 2 सड़क आते हैं। मैन आई ने उसे कच्ची सड़क को बताया था, इसलिए वो कच्ची सड़क की तरफ अपनी कार मोड़ लेता है। यहाँ मूवी का टाइटल हमें नजर आता है क्योंकि उसने रॉन्ग टर्न ले लिया। थोड़ी दूर जाकर उसे सड़क किनारे एक हिरन मरा मिलता है। वो सामने देखने की बजाय उस हिरन की तरफ देखने लग जाता है। वो सीधा एक कार में ठोक देता है। वो कार कॉलेज स्टूडेंट की होती है। आवाज सुनकर वो आ जाते हैं। क्रिस माफी मांगता है और उसकी नुकसान के लिए भरपाई के लिए तैयार हो जाता है। वो कार्ल, स्कॉट, एवन और फ्रांसिस कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। टायर को देखकर पता चल रहा था ये किसी ने जानबूझकर पंक्चर किया है। जेसिका कहती है पीछे एक पेट्रोल पंप है, वो फोन की मदद से किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तभी क्रिस उन्हें बताता है वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब पीछे देखने की बजाय वो सब आगे देखने जाते हैं। फ्रांसिस और एवन कार के पास ही रुकते हैं। आगे उन सभी को बहुत अजीब दिखाई देती है। पहले उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी दूर बाद उन्हें आग जलती हुई मिलती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता। क्रिस को यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लगता और वो उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक एवन गायब हो जाता है। फ्रांसिस सोचती है वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एवन का जूता मिलता है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है उसे एवन का कान पड़ा मिलता है। वो डर के मारे वापस जाने लगती है। तभी पीछे से एक भयानक आदमी उसे बेरहमी तरीके से दबोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी चलते चलते डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक केबिन दिखाई देता है और वो मदद मांगने के लिए उस केबिन की तरफ जाते हैं। उस केबिन के आसपास भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें देख क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है। बहुत आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आता तो क्रिस खुद ही केबिन में घुस जाता है। अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारी अजीब चीजें दिखाई देती है। कार्ली बाथरूम में जाती है। वहाँ बार टब में उसे किसी की लाश मिलती है। इधर क्रिस को फ्रिज में बहुत सारी इंसानी पार्ट्स मिलते हैं और जेसी को बाहर वायर मिल जाती है जिससे उनकी कार पंचर हुई थी। उन्हें सब कुछ समझ में आने लगता है आखिर वहाँ क्या चल रहा है। वो सभी जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी सामने से वहाँ कोई आ जाता है, इसलिए वो सभी पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था। वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सभी वहीं पर छुप जाते हैं। वो अंदर आ जाता है। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छुपे होते हैं। वो फ्रांसिस की लाश उनके सामने पटक देता है। जेसी किसी तरह खुद को संभालती है। वो फ्रांसिस की बॉडी को काटने लगता है। यह सब कोर्ट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और यह सब मौका पाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सभी आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो लोग भी
उनके पीछे ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। भागते भागते वो सभी एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो सोचते हैं ये किसी कार में बैठकर वहां से निकल सकते हैं, लेकिन वहां कोई भी कार चलने लायक नहीं होती। तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है। वो सब एक जगह छुप जाते हैं। वो लोग अपना ट्रक लेकर वहां पहुंचते हैं और वो खुद उनका ध्यान भटकाता है और बाकियों को ट्रक की तरफ जाने को कहता है। सॉटूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसके पैर में जाकर लगती है। वन आई और थ्री फिंगर उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तब स्कॉट उसका ध्यान भटकाता है और क्रिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जेसी और कार्ली क्रिस किन ट्रक तक पहुंचने से पहले वो स्कॉट को मार देते हैं। वो उसके ऊपर भी हमला करते हैं, पर वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वो उसी सड़क पर जाने लगते हैं और आगे उन्हें सड़क ब्लॉक पड़ी मिलती है, इसलिए वो तीनों ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से वो देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहाँ दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। उस टावर से उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिलती है। वो जैसे ही क्रिस को फर्स्ट देती है, उन्हें एक रेडियो भी मिल जाता है। वो उसे ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस देखता है वो तीनों भाई यहाँ भी पहुँच चुके हैं। उन्हें देखकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का वेट करते हैं। तभी कोई उन्हें रेडियो पर रिप्लाई करता है और उसकी आवाज वो तीनों भाई सुन लेते हैं। इसके बाद वो तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और इतने में कार्ली रेडियो मदद मांगने के लिए बोलती रहती है। अचानक वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और वो सोचते हैं वो तीनों यहाँ से चले गए। तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है। तभी उन्हें पता चलता है उनको जिंदा जलाया जा रहा है। यह देखकर कार्ली नीचे कूदने लगती है। क्रिस कहता है उन्हें नीचे कूदना होगा, जहाँ पास में टहनी है जिसके ऊपर कूद सकते हैं। वो वहाँ से कूद कर सही सलामत उस टहनी तक पहुँच जाता है। इसके बाद कार्ली कूदती है। क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसी भी सही सलामत उस टहनी पर कूद जाती है। वो तीनों भाई उनको देख लेते हैं और उनको मारने के लिए थ्री फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो सभी टहनियों के सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से काट देता है। क्रिस जेसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। आगे वो थ्री फिंगर को मारने का प्लान बनाता है। क्रिस एक टहनी को खींच कर पकड़ लेता है और जेसी को थ्री फिंगर को वहां लेके आने को कहता है। वो जैसे ही उस जगह पहुंचता है, क्रिस टहनी को छोड़ देता है, जिससे थ्री फिंगर सीधा नीचे जाकर गिरता है। उसका ये हाल देख दोनों भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वहीं वो दोनों टहनियों के सारे एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। सड़क दिखाई देती है और वन आई जेसी को पकड़ के ले जाता है। क्रिस को सड़क पर फॉरेस्ट पुलिस की कार दिखाई देती है। वो किसी तरह ढलान से उतरकर कार की तरफ पहुंच जाता है। वो शेरिफ होता है। इससे पहले क्रिस को कुछ बता पाता तो सीधा शेरिफ की आंख पर तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। इससे टूथ वहां पर आ जाता है। क्रिस उसे नहीं मिलता क्योंकि झाड़ियों के पीछे छिप गया था। वो शेरिफ की बॉडी कार में डालकर वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस कार के नीचे छिप कर वहां कसकर पकड़ लेता है। इधर केबिन में वो लोग जेसी को बेड पर बांध रखा था और वन आई उसे मारने ही वाला था। तभी सॉटूथ वहां कार लेकर पहुंच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने में उसकी मदद उनके दरवाजे पर आग लगा देता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास आते हैं, क्रिस उसे शेरिफ की कार से कुचल देता है। इसके बाद क्रिस को ट्रूथ को जला देता है और टूल उसके अंदर घुसा देता है, उसे घायल कर देता है। वो जल्दी से जेसी को आजाद करने लगता है। तभी सॉटूथ उठ जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। वो हैचेट से क्रिस पर हमला करने लगता है। तभी किसी तरह जेसी उसके सिर पर तीर मारकर मार देती है। तभी थ्री फिंगर वहाँ थे। क्रिस के पास सिर्फ एक ही गोली थी। वो शेरिफ की केबिन से आकर शेरिफ के कार के पीछे गैस कंटेनर पर शूट कर देता है, जिससे वो घर के तबाह हो जाता है। वो उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा एक गैस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। वहां क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई दोबारा उस रास्ते पर ना जा सके। फिर वो वहां से चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।